नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, साहित्य और तमाम कलाएं अपने समय को दर्ज ही नहीं करती, बल्कि उसे रचती भी हैं, उसमें हस्तक्षेप भी करती हैं। वर्तमान समय उनसे ज्यादा हस्तक्षेप की मांग कर रहा है और यह हस्तक्षेप रचना कर्म की परिधि से बाहर जाकर भी करना होगा। अगर वे वैसा नहीं करेंगी तो अपनी ही कसौटी पर खरा नहीं उतर पाएंगी। समकाल में साहित्य और कलाओं की इस भूमिका की पड़ताल करते हुए पेश है आज का ताना बाना। आज ताना बाना में आप देखेंगे, क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तबाही चाहती है सरकार? इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा लेंगे मशहूर रंगकर्मी M.K. रैना, अनामिका हक्सर और रंग समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी। जाने माने कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी आज बात कर रहे हैं 12,000 वर्षों के इतिहास पर आई एक रिपोर्ट की। सुपरिचित कथाकार और सुप्रतिष्ठित पत्रिका तद्भव के संपादक अखिलेश से बात करेंगे उनकी नई किताब अक्स पर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नाट्य विद्यालयों में गिना जाता है। उसने देश को एक से एक रंगकर्मी और अभिनेता दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो सरकार की आंखों में खटकने लगा है और वो उसे तबाह करने पर आमादा हो गई है। आलम यह है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास कोई समर्पित निर्देशक नहीं है और पूर्णकालिक शिक्षकों का भी अभाव है। यही नहीं, उसके बजट में भी कटौती की जा रही है। सवाल उठता है कि NSD के छात्र, रंगकर्मी और रंग प्रेमी क्या इस प्रतिष्ठान को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ दो जाने माने रंगकर्मी M.K. रैना और अनामिका हक्सर साथ में हैं। इसके अलावा वरिष्ठ रंग समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। ताना बाना में आप सभी का स्वागत है। रैना साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है, NSD में अभी जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम पिछले 3-4 सालों से लगातार सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ विवाद वहां खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या देश भर में जो इस तरह के संस्थान हैं वहां जिस तरह की गड़बड़ियां पैदा की जा रही हैं, क्या NSD को अभी हाल वही करने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार ये जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है? ये कहना तो मुश्किल है कि डिलिबरेट हो रहा है, लेकिन हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि स्कूल में 16 फैकल्टी मेंबर से 10 रिटायर हो गए हैं, कोई 4 साल और ज़्यादा हो गए उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। कुल मिला के वहाँ रेगुलर 6 हैं और उनसे काम नहीं संभलेगा नेचुरली। तो आप पैच वर्क करते हैं, आप किसी को लाते हैं, मतलब गेस्ट फैकल्टी लाते हैं थोड़ी देर के लिए, और धीरे धीरे उसका भी अब लेटेस्ट ये हुआ है कि दिल्ली से लाइए से भी प्लीज़, दूर से कहाँ से लाने, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से भी एक टीचर आए थे, डायरेक्टर आए थे, और वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे थे ब्रैक का। तो उनके काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं होगा। और उनके रिहाइश के लिए उनको कम से कम 5 कमरे छोड़ने पड़े, कभी एक हफ्ता इधर, कभी एक हफ्ता इधर, कभी हफ्ता। वो इसलिए भी मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे कि रेगुलर डायरेक्टर को भी अब कोई 4 साल हो गए होंगे, नहीं है वहाँ, तो कोई स्थिरता दिख नहीं रही मुझे। और ये डेलिब्रेट मुझे लगता है कि अगर किसी भी संस्था को आपको बेकार करना है तो आप उसके जॉइंट्स को तोड़ ढीले कर दीजिए, और ढीले ढीले होकर कोलैप्स खुद ही हो जाएगा। तो स्थिति ये हो गई कि 3 दिन पहले तक वहाँ एक स्ट्राइक चल रही थी, जिसमें बच्चों ने हंगर स्ट्राइक शुरू की। एक बच्चा तो पूरा 6 दिन से हंगर स्ट्राइक पे था। तब तक कोई रेस्पॉन्स किसी का कुछ नहीं था। उनकी अपील थी हमें चेयरमैन से मिलना है, चेयरमैन मिल नहीं रहे थे, वो बड़े बिजी आदमी है। और एक दूसरी आज की जो व्यवस्था है, उनको मुझे समझ में नहीं आता कि बड़े फिल्म स्टारों को ही क्यों लाना है यहाँ का चेयरमैन बना के, चाहे वो अनुपम थे या ये थे, उनके पास टाइम नहीं होता है। और दूसरा, उनका जो नोशन थिएटर का है, जो अभी प्रेजेंट डायरेक्टर है, वो बिल्कुल अलग है। उनको लगता है ये स्कूल है, इसमें बहुत कम बच्चे हैं, यहाँ पे 200-300 बच्चे होने चाहिए पढ़ने के लिए। उनको समझ नहीं रहा कि स्पेशलाइज जॉब है ये। एक अब दूसरा फिक्रा शुरू किया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे,
उस पर 10 साल पहले 3-4 दिन का पूरा बहस 60 लोग थे और उधर दफन किया गया। और इनफैक्ट उस वक्त वेद प्रकाश थे चेयरमैन वहाँ यूजीसी के, आई न्यू हिम पर्सनली, तो उन्होंने कहा तुम इसमें फंस क्यों रहे हो, वंस यू साइन एन एग्रीमेंट विथ अस यू कांट चेंज इट। तो हर चीज बदल तो मुझे जो है, मैंने तो ये कहा अब ये मैं ये रैना साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे लगता है आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। जी आप बोलें। अभी डिस्टरबेंस आ रहा है। छोड़कर रिकनेक्ट कीजिए उसको। आप रिकनेक्ट कर लीजिए रैना साहब। हाँ, जी अनामिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपका क्या आकलन है, जो कुछ भी एनएसडी में हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, जैसा कि अभी रैना साहब ने बताया कि वहाँ परमानेंट फैकल्टी नहीं है, गेस्ट लेक्चर से काम चलाया जाता है और वो भी बहुत सारी शर्तों, बंधनों और सीमाओं के भीतर रहने को कहा जाता है। तो ये बजट की कटौती क्या सरकार की, मंत्रालय की मानसिकता का परिचायक है कि उसका गला घोट दो, उसको पैसे ही मत दो, एक्टिविटी नहीं होगी, अपने आप संस्थान दम तोड़ दे? देखिए, रैना साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा और उसी चीज को मैं भी दोहराऊंगी। ये इस तरीके का हम देख तो रहे हैं रवैया, हर संस्था में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, हमने एफटीआईआई में देखा, जबकि सब स्टूडेंट्स का तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, सब लोग साथ आए थे, सबने अपोज किया था। हमने जेएनयू में देखा है, जामिया, हमने हर संस्था में देखा, मगर ये यूनिवर्सिटी नहीं है। इसकी इतनी खास जगह है एनएसडी, क्योंकि ये एक ही ऐसी संस्था है और एक ही ऐसी जिसमें बहुत सोचा गया। इसका नींव अलकाजी साहब ने डाला, कारण जी ने अपना कंट्रीब्यूट किया, हम लोग भी वहाँ टीचर्स रहे हैं, सब लोग ने इसमें एक एकेडमिक सिलेबस भी कंट्रीब्यूट किया है 1990s में, फिर से बहुत सोच के। तो इसकी एक बिल्कुल अपनी प्रेस्टिजियस जगह है। अगर इसको खास मान्यता नहीं दी जाएगी, अगर इसमें जैसे रैना साहब ने कहा कि पूरी तरह से एनविजन नहीं किया जाएगा, आप विजिटिंग फैकल्टी को भी अगर आप बुला रहे हैं, मगर एक परमानेंट फैकल्टी बहुत सोच के चुननी पड़ेगी। उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनको क्या समझ है थिएटर की, वो किस तरह के प्रैक्टिशनर्स हैं। उसके बाद अगर विजिटिंग फैकल्टी भी बुला रहे हैं, आप उनको भी सोचिए कि स्कीम क्या है, विजन क्या है पूरे इंस्टीट्यूट का। हम 3 साल में अपने जो स्टूडेंट्स हैं एनएसडी के, हम उनको कहाँ ले जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में होगा, अगर विजिटिंग फैकल्टी आ रही है तो वो परमानेंट फैकल्टी के काम को कैसे एक्सटेंड करेगी, कंटिन्यू। इन सब चीजों पे लगातार जब हम लोग सब जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग सब स्नातक भी हैं, हम लोग ने पढ़ाया भी है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत प्रख्यात हैं आज के दिन में। रैना साहब की मैं खुद स्टूडेंट हूं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया। तो हम लोगों ने एक पूरी इस चीज से हम लोग लगे हुए एक विजन से। अब जब हम देख रहे हैं कि एकदम कुछ समझ में नहीं आया, एनार्किक सा हो रहा है, इतने दिनों से कोई हेड नहीं कर रहा है, मतलब टेम्पररी हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आ रहे हैं उनका उस तरीके से थिएटर का विजन नहीं है। ये भी है कि आप सिर्फ एनएसडी का होना ये ही नहीं है, आपको ये भी देखना कि उसकी ट्रेनिंग की क्या विजन है। आप कहीं से भी आए हैं, हिंदुस्तान का क्या विजन है, आज किस तरीके के हमें लोगों को पैदा करना है, चाहे वो डायरेक्टर हो, स्टेज क्राफ्ट हो, चाहे वो एक्टर हो, किस तरीके की हमें ट्रेनिंग। ये बहुत सोच विचार की चीज है और बिल्कुल जैसे रैना साहब ने कहा कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की चीज नहीं है, ये बहुत खास सोचा गया है ब्रिटिश इंडिपेंडेंस के बाद कि इंडियन थिएटर क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, और हर बार जब लोग जुड़े हैं उस चीज के बारे में सोचा है। तो आज बिना सोच के आप किसी को भी ला रहे, हमें उनके पर्सनली कुछ नहीं है कि वो अच्छे हैं या बुरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे निजी उनसे मतलब, हमारा निजी है कि स्टूडेंट जो आ रहा है उसको पूरी तरह से रंग के बारे में, रंगमंच के बारे में एक फुली फ्लेज्ड एजुकेशन होना चाहिए, जो हमें लग रहा है कि बार बार इंटरप्ट हो रहा है। अच्छे जो लोग हैं
वो ज्यादातर छोड़ रहे हैं संस्था को। ये इस तरीके का हमें लग रहा है, वो जानबूझ के है, नहीं है, या एक तरीके से अब आप हर संस्था को, जो कि एक प्रोग्रेसिव संस्था है, उसको क्या आप तोड़ेंगे, या आप चुप मौन में सबको भेज देंगे, लोगों की हिम्मत को तोड़ देंगे? ये एक तरीके से एक हम देख तो रहे हैं इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। जी रविंद्र जी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि इस सरकार के पास कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर, सांस्कृतिक दर्शन को लेकर कुछ खास है नहीं। ये खास है लेकिन वो खास तरह का है, और जो कुछ चल रहा है देश में उससे वो अपने को दूर, अलगाव महसूस करती, बल्कि उसको अपने शत्रु की तरह देखती है। क्या एनएसडी के साथ भी यही हो रहा है जो जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ या दूसरे एफटीआईआई इन सबके साथ हो रहा था, वही दोहराया जा रहा है एनएसडी में भी? ये रैना साहब से आप पूछ रहे हैं? रविंद्र जी से। रविंद्र जी। नहीं, देखिए मुकेश जी, अभी जो बातें एमके रैना जी ने कही और अनामिका जी ने कही, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा। दोनों एनएसडी के पुराने स्टूडेंट हैं और वहाँ डायरेक्ट कर चुके हैं, पढ़ाते रहे हैं। देखिए, सरकार का जो रवैया है, प्रमाण तो वैसे नहीं है, पर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उससे लगता है कि सरकार की न सिर्फ दिलचस्पी एनएसडी के कल्चर का जो हिस्ट्री है उसको मेंटेन करने में है, बल्कि एक तरह से उसका जो इथोस है, इंस्टीट्यूशन इथोस को खत्म करने की जा रही है। देखिए, यहाँ रतन थियम के बाद, चाहे रतन थियम जैसे भी चेयरमैन हो, पर कोई चेयरमैन नहीं रहा 5 साल तक। 5 साल के बाद चेयरमैन बनाया गया इनको, परेश रावल को। अब परेश रावल भी एक अच्छे अभिनेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ आप अमिताभ बच्चन को बना दीजिए। यहाँ टाइम देना पड़ता है स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद डायरेक्टर वामन केंद्रे थे, उनको शुरू करना चाहिए था इनिशिएटिव नेक्स्ट डायरेक्टर का, उन्होंने शुरू नहीं किया। उसके बाद 5 साल से, 4.5 साल से कोई डायरेक्टर नहीं है यहाँ पर। एनएसडी, मैंने तो रैना साहब और अनामिका जी ज्यादा जानते हैं, एनएसडी का डायरेक्टर जो है वो 24 घंटे काम करता है। ये दूसरे जगह के डायरेक्टर है वाइस चांसलर की तरह नहीं कि 10 से 5 है। मैंने अलका जी के बारे में था कि सुबह 6 बजे आते थे और रात में 11 बजे तक रहते थे। मैंने जिन निर्देशकों को देखा है, कीर्ति जैन जी को देखा है, रामगोपाल बजाज को देखा है, अंकुर जी को देखा है, अनुराधा कपूर को देखा है, इन लोग भी 15-15 घंटे थे, कभी भी बुला लेते थे। रात में 12 बजे, अरे आ जाइए। बजाज साहब पे एक बार मैं बैठा हुआ था उनके यहाँ, 12 बजे के सर प्रॉब्लम है, आ जाइए, 12 बजे गए। तो ये अनुराधा जी के साथ भी था, कीर्ति जी के साथ भी था। तो आप ऐसा, यहाँ ऐसा डायरेक्टर अभी हैं, मुझे निजी रूप से उनके बारे में खिलाफ में कुछ नहीं कहना है, पर वो 2 जगह कर रहे हैं। वो इंदिरा गांधी कला केंद्र में भी है, तो कैसे जस्टिस कर पाएंगे? यहाँ छात्र को कई बार जरूरत पड़ती है, 12 बजे मान लो सीन वर्क हो रहा है, तो ये एनएसडी का लोग स्ट्रक्चर जानते नहीं है बाहर, तो इसको आप यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी जो प्रस्ताव है, जो शायद अभी वर्तमान डिसीजन ने स्वीकार भी किया है, वो भी ज्यादातर रंगकर्मियों का मानता है। रैना साहब भी नहीं, अनामिका जी ने, और भी बहुत सारे लोग, हमारे प्रसन्ना जी हैं, सब ने कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चलेगा। यहाँ अनुराधा जी का भी यही था, कीर्ति जी का भी यही था, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है, यूजीसी का जो रूल है, वो सर्टेन कर्मचारियों के लिए, छात्रों के लिए भी सर्टेन उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं। वो एनएसडी यहाँ विद्यार्थी भी सवेरे 6 बजे वॉइस ओवर करने चला जाता है सीखने के लिए, और रात में 1 बजे उसमें वर्क कर रहा होता है। तो ऐसे संस्थान का जो विजन होना चाहिए डायरेक्टर का, वो कंप्लीट ऐसा आदमी होगा जो थिएटर को पूरी तरह डेडिकेटेड हो। योग्यता जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन डिग्री वाला होता है वो एनएसडी में नहीं चलता है। मैं एनएसडी को पिछले 35-36 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक पत्रकार के नाते भी, एक मित्रों के नाते भी, और खुद वहां मेरा प्ले भी कई हो चुका है, गांधी जी पर जो मैं लिखा था हुआ था। तो एनएसडी के मैंने अलग अलग रंग को देखा है और अभी भी देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ अभी भी जो छात्र हैं उनसे मेरी बातचीत होती है, वो बड़े निराश और हताश है, उनसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं आता है। अच्छा, ऐसे जो प्रधान डायरेक्टर हैं, मैं उनके खिलाफ फिर कहूंगा कुछ नहीं है, लेकिन अगर छात्र आपसे 24/7 जिसको कहते हैं अवेलेबल नहीं है, तो एनएसडी का जो इथोस है, आर्ट का इथोस, ड्रामा का इथोस, वो इथोस वर्क नहीं करता है एनएसडी में। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। चेयरमैन डायरेक्टर 4-5 साल से कोई डायरेक्टर नहीं है। 16 लोगों का स्टाफ का यहाँ पर सैंक्शन है और सिर्फ 5 या 6 परमानेंट स्टाफ हैं। अब एक रजिस्ट्रार अभी आए हैं, मैं रजिस्ट्रार के बारे में बोलेगा नहीं, मैं चूंकि पत्रकार हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। वो अक्सर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि इतना बजट क्यों खर्चा हो रहा है, फला आप, उन्होंने कह दिया कि बाहर से आपको बुलाने के लिए दिल्ली से ही आप फैकल्टी बनाओ। अरे भाई, कल्लारू पायटू मान लेके आपको ट्रेन करना है तो आप केरला से ही बुलाना पड़ेगा ना, उसको दिल्ली का कोई आदमी थोड़े ही उसको ट्रेन कर देगा।
या आपको मिजोरम या मेघालय है या मणिपुर है वहां के स्टाइल को सिखाना है, तो वहां से एक्सपर्ट आएंगे ना। अब अनुराधा कपूर जी का एक यूरोपियन ड्रामा पढ़ाती थी, उनके जैसा यूरोपियन ड्रामा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, आप कहेंगे कि ना बुलाएं। या अनामिका जी हैं, रैना साहब की अपना इतना वर्सटाइल है, प्रसन्ना है, और भी देश में है, अलग जगह आपको अलग जगह से फैकल्टी बुलानी पड़ेगी। अगर कोई रजिस्ट्रार उसको ऑब्जेक्शन लगाता है तो इसका मतलब यह है कि उसको ड्रामा स्कूल और ड्रामा के इथोस का पता नहीं है। वो कोई ऐसा जो ग्रुप होते हैं एमेच्योर थिएटर वाले, उस तरीके से एनएसडी नहीं चलता है। एनएसडी ने इसी कारण से आजादी के बाद ऐसा इंस्टीट्यूशन है। मैं फिर वही एनएसडी का कोई एलुमनाई नहीं हूं, मैं एनएसडी का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, पर पत्रकार के नाते देखा हूं कि इस संस्थान ने देश को जितने बड़े पैमाने पर एक्टर, डायरेक्टर और दूसरे जो थिएटर पर्सन है, सेट डिजाइनर हैं, वो दिए हैं, उतना हिंदुस्तान में किसी और क्षेत्र में शायद एम्स ऐसा होगा जिसको कह सकता है, बाकी कोई संस्थान ऐसा नहीं है जितने इतने शानदार, इतने क्वालिटेटिव थिएटर पर्सन और कल्चरल पर्सनालिटी देश को दिया है। उस इंस्टीट्यूशन के प्रति कोई डायरेक्टर नहीं, कोई चेयरमैन नहीं, चेयरमैन कई बार 5 साल में एक बार आता है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, डायरेक्टर है नहीं, ये सब फैकल्टी है नहीं, आप कैसे चलाएंगे इंस्टीट्यूशन को? आप सिर्फ एक फतवा दे देंगे कि ये 10 से 5 तक काम होगा, ऐसा नहीं चलेगा। जी मुकेश जी। जी राणा साहब, हमारे नेता, राजनेता एक रैली में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, उतना शायद एनएसडी का बजट भी नहीं होगा। तो वो राजनीति में अपने प्रचार प्रसार में कितना भी धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो एक हमारे पूरे सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बनता है, एक सॉफ्ट पावर देश का बनता है, जिससे दुनिया भर में उसका नाम होता है, ख्याति होती है और हमारी संस्कृति समृद्ध होती है, उसके प्रति इस तरह का रवैया, या इस रवैये को क्या कहेंगे? और जो आप लोगों ने कहा कि बजट में कटौती, एक जो पूरा पिछले कई वर्षों से ये चल रहा है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बजट में कटौतियां चल रही हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हुए, ये जिद सरकारें लगातार दिखा रही हैं। ये क्या एक तरह से धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग नहीं है एनएसडी का? राणा साहब जी, रैना साहब आपसे, जी आपसे। देखिए, आज मैं कोई 2 पहले बच्चों को स्कूल में मिला था मैं। कैन यू हियर? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हेलो जी, सुनाई दे रहा है, बोलिए। सुनाई दे रहा है ना? ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। ये कह रहा हूँ, देखिए अगर आप देखेंगे कौन से लोग पहले मतलब फैकल्टी हमारी होती थी 10-15 लोगों की, उसके डॉक्टर शिवराम कारंत, मैंने लिस्ट बनाया आपके लिए, शिवराम कारंत, केवी सुबन्ना, गिरिराज किशोर, कोरनीकर, मास्टर फिदा हुसैन, ऐसे बड़ी हस्तियां हिंदुस्तानी थिएटर, इस तरह रिचर्ड शेकनर आए हैं, फ्रिट्ज बेनिविट्स ने काम किया, कार्ल वेबर ने काम, सोजो सातो, ये सारे एक उस पद समझने के वर्ल्ड स्पेशलिस्ट, किसी को भी पकड़ से मार जी। एक था जब ड्रामा को साहब ने उस विजन से आगे कारंत ने उसको एक थोड़ा सा मोड़ दिया, धीरे धीरे मोड़ दे रहे थे, लेकिन अब जो हुआ है कि मालिक ही नहीं जैसे कोई है। मतलब बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि मैं वापस अनामिका जी इसी सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कि आप एक तरीके की संस्कृति को तो इस बड़े देश में, और वो भी हमने इसको बुलाया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, है ना, तो इसका जब राष्ट्र है तो इसमें फिर मणिपुर भी आएगा, साउथ भी आएगा, कश्मीर भी आएगा, बंगाल भी, अब तमाम, हरियाणा, मतलब पूरे इंडिया को ये रिप्रेजेंट करती है ये संस्था, है ना। तो पूरे, वैसे भी हम लोग का बहुत दिनों से, जब मैं पढ़ा भी रही थी वहां, हम लोग के डिबेट तब भी चलता था कि भाई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है तो इसमें तमाम तहजीब है, तमाम कल्चर्स हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उनके लिटरेचर को, उनके टेक्स्ट को
जब कोई एनएसडी का जाता भी है किसी क्षेत्र में तो वो बाइज्जत उस कल्चर को रिस्पेक्ट करके उनमें से निकाले, उनकी समस्याओं में से। अगर हम एक तरीके की संस्कृति कि भाई सिर्फ हमको जो है प्राचीन काल, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं कारण जी की शिष्य हूं, तो नाट्य शास्त्र बहुत जरूरी है, मैंने कभी इसको ये नहीं कहा। और हमेशा अलकाजी साहब भी हो तो नाट्य शास्त्र हो, कुडियाट्टम हो, ट्रेडिशनल थिएटर्स हो, ये तो हमेशा ही रहा है एनएसडी में। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई इस सबको उठा के फेंक दो और बस हम लोग कंटेम्प्रेरी करेंगे। हर एनएसडी के स्टूडेंट गुजरा है ट्रेडिशनल थिएटर से, नाट्य शास्त्र से, कंटेम्प्रेरी थिएटर से, बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर डायरेक्टर्स, और जैसे रैना साहब ने कहा पूरे वर्ल्ड के डायरेक्टर्स आए हैं, और उसमें जापानीज भी आए हैं, उसमें जर्मनी से खुद हम लोग, बेनेविट साहब तो हमारे ऑलमोस्ट एक दोस्त की तरह थे, उन्होंने हमें इतना पढ़ाया सिखाया। तो ये कल्चर हमें चाहिए, और इसको अगर आप कटौती करके कि फंड्स नहीं है, और इसमें ये जरूरी नहीं कि ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें करोड़ों खर्च हो रहे हैं, मगर आप इसको खत्म करके अगर आप सिर्फ एक तरीके के थीम्स, एक तरीके का टेक्स्ट, या सिर्फ आप कहेंगे कि भाई हमें संस्कृत नाटक ही करने हैं, या सिर्फ प्राचीन काल की चीजें चलेंगी, है ना, और उसका कुछ है नहीं, तो ये आपकी एक राष्ट्र संस्था को ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस ऑल इंडिया कल्चर का, जिसके बारे में हम लोगों को बहुत सोचना है और जिसके बारे में हम लोग सब बहुत कंसर्न है कि ऑल इंडिया करके अगर ये सिर्फ दिल्ली का हो जाए, उसमें भी पैसे का रिस्ट्रिक्शन हो जाए। कोई नहीं कह रहा है कि करोड़ों के का कुछ खर्च होना चाहिए, ऐसा हम लोग में से कोई इस तरीके के पक्ष में है ही नहीं और इस तरीके का थिएटर नहीं करते। मगर अगर हमें चाहिए कोई सिखाने के लिए, जैसे रविंद्र जी ने अभी भी बोला कि भाई मणिपुर से कोई थांगटा का आएगा, है ना, या मान लीजिए रशिया से कोई बहुत अच्छा कोई डायरेक्टर आएगा और उसको कुछ फंड्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ऑब्वियसली ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि करोड़ों में करिए, मगर अगर उसमें कटौती होगी और एक अच्छा मौका खोएगा स्टूडेंट, तो ये तो बिल्कुल उस एक तरीके की एक नए विचार, एक नए हिंदुस्तान और एक नए कलाकारों को खत्म करने का हमें ऐसा घबराहट होती है कि ऐसा ना हो। ऐसा हो रहा है, जानबूझ के हो रही है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है, मगर जो संकेत हमें दिख रहे हैं वो इस तरीके की तरफ जा रहे हैं, है ना जी। रवीन जी, लेकिन विवाद जिस तरह हम कहने की कोशिश ना करें या ना कहना चाहें अभी, लेकिन ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे अभी अमृत महोत्सव के को लेकर एक कोई आयोजन वहां जबरन करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर छात्रों ने विरोध किया कि हमारे लिए स्पेस नहीं है और आप बाहर के कार्यक्रमों को वहां करवा रहे हैं। इसके पहले धार्मिक प्रतीकों से जुड़ा एक विवाद 2019 के आसपास वहां खड़ा हुआ। तो ये कोशिशें जी, तो उस तरह की हरकतें भी वहां की जा रही हैं और करवाई जा रही हैं। रविंद्र जी, देखिए मुकेश जी, ऐसा है कि दो तरह की, एक पहले मैं बजट वाली बात बोल दूं जरा सा। बजट का जो कटौती हो रही है वो दो स्तरों पर हो रही है, एक तो सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, अलॉट कम कर रही है, वो भी चिंताजनक बात है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है इमीडिएट की, वहां रजिस्ट्रार के लेवल पर एनएसडी में प्रोडक्शन बजट जो होता है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट से अलॉटेड है, वो खर्च करना है आपको, उसमें कटौती की जा रही है। अब कटौती क्या की जा रही है कि आप फला को नहीं बुलाइएगा, फला को नहीं बुलाइएगा। थिएटर जो है, जैसा कि अभी अनामिका जी ने कहा कि एक नेशनल रिसर्च संस्था है, और मैं बल्कि ये भी कहूंगा, खुद अनामिका जी भी स्वीकार करेंगे, उन्होंने तो रसिया से ट्रेनिंग ली है, थिएटर इंटरनेशनल होता है। आप शेक्सपियर के बगैर थिएटर करना चाहें, ब्रेख्ट के बगैर करना चाहें, यहाँ हमें भारत का नाट्यशास्त्र भी चाहिए। और एनएसडी ने दरअसल हिंदी में भी बताऊं, इतिहास बताऊं, अलखाजी ने जयशंकर प्रसाद को किया था एनएसडी में। लोग जब कहते थे कि जयशंकर प्रसाद रंगमंच के लिए नहीं है, तो एनएसडी में अलखाजी ने जयशंकर प्रसाद का नाटक किया। उसके बाद तो प्रसाद होने लगे और ध्रुव सामनी जैसा कई बार नाटक हुए तो होने लगे। तो ये सब भी काम किया है, नेशनल का भी काम किया है। नेशनल की आपकी परिभाषा क्या है? आपको योगा को कुछ तैयारी, योगा का क्लास एनएसडी में अलखाजी के जमाने से सुबह सुबह होता रहा है, मॉर्निंग में होता रहा है।
योग एनएसडी का हर स्टूडेंट, मात्रा उसकी अलग अलग हो सकती है, तो ये है कि एनएसडी सच में एक इथोस के लेवल पर एक नेशनल इंस्टीट्यूशन रहा है। कुछ कमियां होती हैं, किसी डायरेक्टर में कभी कम कभी ज्यादा, ये हर जगह होता है, लेकिन बाई एंड लार्ज एनएसडी रियल अर्थ में नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल है। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं, चाहे कोई भी कुछ कहे कि आप थिएटर को इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगा कि होना चाहिए। आपको ग्रीक थिएटर भी जानना पड़ेगा। आप ये देखिए कि अमेरिका का थिएटर या फिल्म कैसे, वो स्तानिस्लावस्की का जो मेथड एक्टिंग है वो रूस से ज्यादा अमेरिका में पालन होता है। क्या अमेरिकन नेशनलिस्ट नहीं है? तो ये थिएटर जो है ये एक बाउंड्री से बाहर की बात होती है। इसमें थिएटर के हर कला की कोई बाउंड्री नहीं होती, हर कला की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। लेकिन थिएटर तो इंटरनेशनल होता ही होता है, सरहदें नहीं बांधी जा सकती। जी हाँ, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा मुकेश जी, कि ये जो 2 लेवल पर जो प्रयास हो रहे हैं, एक सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, और दूसरा एनएसडी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एट द लेवल ऑफ रजिस्ट्रार, ये जो बजट की हो रहा है एलोकेशन का, अनामिका जी दिल्ली शायद मुंबई में है इसलिए नहीं जानती होंगी, रैना साहब दिल्ली में है तो जानते हैं कि लोकल लेवल पर स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो बजट की, वो दूसरी ज्यादा चिंताजनक बात हो गई है। केंद्र सरकार ने हमारा बजट अलॉट कर दिया, अब यहाँ जो है वो कर रहा है, अरे विद्यार्थी पर खर्चा हो रहा है ना। एनएसडी ने कोई लोग तो खर्चा नहीं करे, जिन विद्यार्थियों को जो आपने चयन किया है, जो 26 विद्यार्थी हैं कुल मिलाकर के, समझिएगा 78 विद्यार्थी हो गए एनएसडी में, आप उन्हीं पर खर्च कर रहे हैं ना, उनके स्किल पर। ये स्किल डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट क्या है? क्या थिएटर स्किल डेवलपमेंट नहीं है? ये भी स्किल डेवलपमेंट है। जी मुकेश जी। जी माफ कीजिए रैना साहब, अंत में मेरा सवाल ये है कि क्या एनएसडी को बचाया जा सकेगा? बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट अपनी तरह से अपने लिए लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय संस्थान है, हम सबको इसकी चिंता है, क्योंकि इसने बहुत कुछ देश को दिया है और आगे बहुत कुछ इससे देश उम्मीद भी रखता है। क्या किया जाए? देखिए, बदकिस्मती तो पहले ये है, हम इसका वेट कर रहे थे कि इसको स्कूल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया जाएगा, वो पार्लियामेंट से होना था, उसके लिए तैयारी हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसे हालात बढ़ गए कि ये तो वहां से उतार के उसको एक हाई स्कूल या आईटीआई लेवल में, कहता हूँ बार बार आजकल कर रहा हूँ, आईटीआई लेवल पे लाना चाहते हैं इसको। और इसके रेजिस्टेंस के लिए पहले स्टूडेंट्स ने, हम लोगों ने पहला इसका संकेत हमको पिछले साल मिला करवा चौथ पे, जबकि ऑफिशियल एनएसडी के इंस्टाग्राम पर करवा चौथ की मुबारकबाद दी गई, फिर महीने के बाद ईद उल मिलादुल नबी की दी गई। हमने एक चिट्ठी लिखी चेयरमैन को, 150 हिंदुस्तान के थिएटर वाले लोगों ने उस पर साइन किया, आज तक उसका कोई एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। उसके बाद ये जो संघर्ष अभी इतना चल रहा है, इस पे 130 लोगों ने, मैंने वो खुद किए हैं, हर सोसाइटी के मेंबर के ईमेल पर भेजा है, चेयरमैन को ईमेल पर भेजा है, एकेडमिक काउंसिल को भेजा है, सबको श्योर कि तुम चिट्ठी पढ़ो, हमने क्या मांगी, क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या है। हालत ये है कि वो चुप बैठते हैं, उनको लगता है कि वो उनको कोई इस पे ये नहीं है कि कोई बात हुई। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये कोशिश की थी पिछले सेशन में कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए। एक पार्लियामेंट मेंबर को हमने कन्विंस किया, उनको 2 घंटे समझाया कि समस्या को प्लीज समझ लो, ये संस्कृति की समस्या है, ये भविष्य की समस्या है, एक एक्सीलेंस की समस्या है। ये स्कूल को तुम लोग एक अजीब सा चक्कर, इनको लगता है ये स्कूल है, जब स्कूल का मतलब, ये मेरे हिसाब से सच कहूं, मैं तो इसको अपने एक ऐसा आधुनिक गुरुकुल समझता था। बिलीव नहीं करेंगे, हम जब यहाँ आते हैं तो कुछ नहीं होते हैं, मिट्टी होते हैं। फिर यहाँ पर उसकी शेप बनती थी, सुबह 8:30-9 बजे योगा से शुरू होता था, आज से नहीं, ये जब से ड्रामा स्कूल बना है। तो इसलिए भारतीयता और संस्कृत समझ लाने के नाटक का वो भी बोध जो आया है, एनएसडी के डायरेक्टरों ने जब संस्कृत ड्रामा की नई नई इंटरप्रिटेशन की, लोकधर्मी से नाट्य धर्मी से शास्त्र को पढ़ के कोलैबोरेशन से, उसमें पन्नी करते, कारण था, बंसी था, मैथ, सब लोगों ने किया। वो तभी जिंदा रहेगा जब उसकी आधुनिक रूप देंगे, हम आधुनिक तरीके से करेंगे, लोगों को समझाएंगे। कालिदास कोई ऐसी कोई सड़ी हुई किताब नहीं है जो कि उधर लाइब्रेरी में बैठी है।
मगर बदकिस्मती इस वक्त ये है कि जिसको ये लाए हैं वो पार्ट टाइम है, वो आधे टाइम डायरेक्टर साहब जाते हैं IGNCA में और कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहां, उसकी ड्यूटी वहां भी और यहाँ भी है। ये ट्रेजेडी है कि जो मिनिस्ट्री है उनको इतना भी समझ नहीं है। मैंने सुना कि कोई मिनिस्टर साहब है, बहुत आर्टिस्ट हैं, वो राजस्थान के हैं, कोई मिनिस्टर साहब, नाम तो जानता नहीं हूँ। किसी ने मुझे कहा तुम उससे मिलो, मगर मिलने की कोशिश करते हैं, टाइम नहीं मिलता उनको वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है कि ये इनको पहले समझाना पड़ेगा कि यहाँ कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी हस्ती जो ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन थिएटर और इंडियन क्राफ्ट, इंडियन आर्ट, इंडियन टेक्सटाइल की रही है, ये उनकी विजन से बना है। ये आजकल की ये मतलब ये जो आधुनिक करने इनके पर, मुझे तो ये लगता है कि सी डू दे हैव अ विजन? दे हैव बीन देयर फॉर द गवर्नमेंट 15 साल से। भारतीय संस्कृति, भारतीयता, एक एग्जाम्पल मुझे ये दे दे कि ये है। इनके पास है ही नहीं एग्जाम्पल। हम जानते हैं कि भारतीयता क्या है, हम जानते हैं आधुनिकता और भारतीयता का क्या रिश्ता है, और वो यहाँ पर हमेशा हर साल एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे आपको अनामिका ने कहा, सिर्फ स्कूल में ही नहीं बच्चे पढ़ते हैं, देहात में जाते हैं, 3-3 महीने उनको वहां रहना पड़ता है मोस्ट क्रूशल कंडीशंस में, ताकि वो समझे कि जमीन से जहाँ से संस्कृति आती है वहाँ क्या जिंदगी है, किस तरह से लोग रहते हैं। और ये जो बहुत प्रांतों से जो 2 बच्चे आते हैं हमारे, वो अपनी संस्कृति लेके आते हैं स्कूल में, उस संस्कृति को लेके सारे मिलके एक एनरिचमेंट होती है स्कूल की, जिसको हम इंक्लूसिव कह दीजिए, आप उसको कह दीजिए कि मल्टीकल्चरल स्टूडेंट्स आते हैं और उनका काम होता है। यस, कमियां हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है, सब कुछ है। आपको ये बता दूं कि मैंने अभी एक पढ़ा था कि NSD वर्ल्ड रैंकिंग में 10वें नंबर पर है, 8 नंबर पर फिल्म इंस्टीट्यूट है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आई डिमांड आपके जरिए से कि वी नीड एक विजन पूरी, और इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज अ स्कूल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। IIT के बराबर का काम है यहाँ। ये नहीं चलेगा कि आप एक लाइब्रेरियन को लाए हैं जिसको कुछ भी नहीं पता थिएटर के बारे में। और बदकिस्मती में आपको क्या बताऊं, जो चेयरमैन है एकेडमिक काउंसिल जो एक सिलेबस बना रहा है, ही इज नॉट अ थिएटर पर्सन आइदर। वो एक वोकेशनल कॉलेज में यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाते थे। आप कौन सी बैक एंट्री से अंदर आए हैं? वो कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मैं संस्कृत कर, आई नेवर सीन हिम। तो उसने NSD के प्ले देखे हैं, थिएटर, हम तो बाजार में थिएटर ही देखते रहते हैं। कहाँ से आया ये भाई? आप इनका देख लीजिए, एकेडमिक काउंसिल किन से भरा है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एकेडमिक्स का? कुछ नहीं है। मतलब बिलीव ये माता वाली बात है। वो बच्चे जब 2-3 घंटे हमको अपील करने गए थे, कोई 20-25 लड़के, हम एक्स ग्रेजुएट्स, कि तुम लोग जरा संभलो। ये छोटा बच्चा 19 साल का है जो 5वें दिन तक हंगर स्ट्राइक पे था, उसकी हालत बहुत खराब थी। मेरा बिलीव में मैं रात को सो नहीं पाया, तभी मैंने फेसबुक पे लिख दिया कि वी हैव टू अपील टू स्कूल अथॉरिटीज। तो वी वेंट एंड मेट देम फॉर 3 आवर्स, कुछ बातें की उनके साथ। उनका जो देखा कि उनका जो सिलेबस है महीने का, उसका लिस्ट उन्हें दिया, टच ही नहीं हुआ है अभी तक। तो उनका कसूर ये है कि वो कहते हैं सर हमको ये पढ़ाइए, वो ये नहीं करे जिंदाबाद मुर्दाबाद, कभी एक नारा तक नहीं देते वो बच्चे। ये संस्कृति ड्रामा स्कूल की, और इसकी एक पूरी एक समझ लीजिए कि एक पूरी एक ट्रेडिशन रही है। इट इज ए पॉलिटिकल, नोज व्हाट पॉलिटिक्स इज, बट वी आर, हम जो हैं, हम क्रिएटिव लोग हैं, हमें समाज को बनाना है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कल्चर जो है वो 2 बिजली की तारों में जो जिनमें एनर्जी होती है ना, उनका इंसुलेशन है हम, जो उनके तार, ताकि फ्यूज ना उड़े, बम ना फटे। अब अगर आपको ये सॉफ्ट पावर भी नहीं समझ आ रहा है तो भगवान भी बचाए। मुझे लगता है अगर ऐसा ही करना है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, जो काम चालू डायरेक्टर हैं, he has no financial powers, but he has spent money without, क्या भारत महोत्सव कुछ किया है, इधर पता नहीं क्या किया। उसके बाद बम्बई में कोई मीटिंग भी की है। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया तुम्हें तो थिएटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम कैसे मेरा डिसीजन ले सकते हो? थिएटर मेरा भविष्य है, मेरे बच्चे का जो वहां पर है उसका भविष्य है, वो कौन देखेगा? तुमसे क्या बात कर सकता हूं मैं? तुम्हें तो मैं 4 बातें बताऊंगा कि यहाँ पर जो केरल में, जो दुनिया के आज वेस्ट के, यूरोप के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, जर्सी ग्रोटेस्की,
रिचर्ड शेक्नर है, यूजिनो बाबरा है, आराम से यहाँ के गुरुओं से मिलके जाते थे और सीखते जाते थे। वहां से एक ब्रिजिंग बनी है आजकल। वहां के लोग अपना थिएटर की डिफेक्ट्स को रिपेयर करने के लिए, नए सोच के लिए यहाँ आते हैं, और हम लोग वहां जाते हैं, और एक नया इंटरनेशनल ब्रिज बना है इस कल्चर के लिए। हम उस फ्रंटियर पर है, और थिएटर जो है इट इज ऑन द फ्रंटियर पे काम करना। हम नई नई चीजें निकालेंगे, नई नई पद्धतियां, स्वरूप निकालेंगे, उसी कालिदास को 10 तरह से पेश किया जाएगा। ये स्पेस है एनएसडी की। एनएसडी की स्पेस ये नहीं है कि घंटी बजाई, शंख बजाए और हो गया भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति एक सोच का है, बुद्धि का मामला है, और वो सोच को अगर ये चोट पहुंचा रहे हैं तो हम हिंदुस्तान के भविष्य पर ये चोट पहुंचा रहे हैं। मेरा तो यही है, उसी की मुझे ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल, तो एनएसडी पर चोट पहुंचाना देश की संस्कृति पर चोट पहुंचाने के बराबर है, और ये सचमुच में बहुत चिंता की बात है। सबको सोचना चाहिए। यहाँ मेरे साथ जो 3 लोग हैं वो तो सोच ही रहे हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर थिएटर से नहीं है, जो नहीं भी देखते हैं थिएटर नहीं करते हैं, उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि एनएसडी के साथ जो हो रहा है वो कितना खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। इतिहास के नाम पर झूठों और मिथकों का घालमेल हमारे समय की पहचान बनता जा रहा है। मौजूदा सरकार तो नया और मनमाना इतिहास गढ़ने के प्रयास में प्राणपण से जुटी हुई है। ऐसे में 12,000 साल के इतिहास पर साक्ष्यों, पुरातत्व और विज्ञान पर आधारित रिपोर्ट का आना एक महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है। वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी आज इसी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं बात करना चाहता हूं इतिहास की। इसका ताजा संदर्भ तो ये है कि इस समय बहुत सारे लोगों की बहुत गहरी दिलचस्पी इतिहास में हो गई। एक तो वो लोग हैं जिनको ये भ्रम है कि वो इतिहास बना रहे हैं, उनको ये आत्मविश्वास है कि इतिहास अभी 7-8 साल पहले ही शुरू हुआ है। मसलन भारतीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र का इतिहास। विचित्र बात यह है कि उन्हीं को ये चिंता है कि हमारा उद्गम कैसे हुआ और हम कितने शुद्ध थे और बाद में कितने अशुद्ध हो गए। ये एक विडंबनापूर्ण कोटि है, आप कह लें। दूसरे वो लोग हैं जिनको लगता है कि इतिहास सिर्फ कुछ मिथकों का मामला है, यानी आप चाहें तो इतिहास के तथ्य मनमाने तौर पर अपनी रुचि और दृष्टि के अनुसार बदल सकते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो आए दिन बिना किसी विशेषज्ञता, बिना किसी बौद्धिक संस्कार के इतिहास के बारे में वक्तव्य देते रहते हैं। इनमें राजनेता, धर्म नेता और तरह तरह के दूसरे दुमछल्ले भी शामिल हैं। आज इतिहास के बारे में कुछ कहने का प्रसंग यूं जुड़ा कि 2 वर्ष पहले भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की घोषणा की, जिसे ये जिम्मा दिया गया कि वो 12,000 वर्ष के भारतीय इतिहास का आकलन विश्लेषण करें
और समग्रता से करें और भारतीय सभ्यता का दूसरी सभ्यताओं के साथ किस तरह का परस्पर संवाद या सहयोग हुआ, इसकी भी पड़ताल करें। 15 सदस्यों की ये समिति में कोई स्त्री नहीं, कोई दलित नहीं और दक्षिण का भी कोई विशेषज्ञ नहीं। बहरहाल 2 वर्ष तो हो चुके हैं, अभी तक इस समिति ने क्या किया इसका कोई पता नहीं। पर इस समिति की स्थापना से उत्तेजित होकर हमारे दुस्साहसी मित्र और भाषाविद गणेश देवी ने एक उपक्रम शुरू किया और उन्होंने संसार भर से विभिन्न पक्षों पर भारत के जो भारतविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे अलग अलग विषयों पर लिखने को कहा। तो एक तरह का सामूहिक प्रयत्न, खुला हुआ प्रयत्न, लोकतांत्रिक प्रयत्न उन्होंने किया। और पिछले रविवार को डॉक्टर आशीष नंदी, जोया हसन इत्यादि की उपस्थिति में इस रिपोर्ट की पांडुलिपि जारी की गई। ये रिपोर्ट छप रही है, पुस्तकाकार आएगी, 500 से अधिक पृष्ठों की है और ये है, आप पढ़ सकते हैं, 12,000 years of India, report on the civilization and histories of India since Holocene। तो इसमें वैज्ञानिक, इतिहासकार, समाजशास्त्री, साहित्य के विशेषज्ञ, कलाओं के विशेषज्ञ, क्षेत्रों के विशेषज्ञ, ये सब शामिल हैं और 1000 से तो ज्यादा इसमें संदर्भ सूत्र ही दिए गए। इस रिपोर्ट में ये प्रमाण दिया गया है, तर्क और तथ्य, पुरातत्व और विज्ञान के साक्ष्य से कि किस तरह से भारतीय सभ्यता का उद्गम हुआ और किस तरह से वो आगे बढ़ी। ये एक बौद्धिक यत्न है, एक तरह से उस मनोवृत्ति का प्रतिरोध करने का यत्न है जो हमें ये सिखाने की हर चंद कोशिश कर रही है कि हम एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता है और हमारी प्राचीन शुद्धता हमको फिर से वापस लानी चाहिए। ये कि भारतीय सभ्यता में अनेक सभ्यताओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक धर्मों, संप्रदायों, आस्थाओं का, अनेक दृष्टियों का योगदान है, इसको लगभग हाशिए पर रखकर तो ये प्रयत्न न सिर्फ एक बौद्धिक प्रतिरोध है, ये एक नैतिक प्रतिरोध भी है और लोकतांत्रिक प्रतिरोध भी है। इस रिपोर्ट की भूमिका में गणेश नेवी ने यह भी कहा है कि ये कोई मुकम्मल, अंतिम और विवाद से परे की रिपोर्ट नहीं है। इसमें परिवर्धन, संशोधन, परिष्कार इत्यादि की दरकार है, पर ये तो विद्वत्ता के क्षेत्र में भारतीय इतिहास, उसकी सभ्यता की यात्रा को लेकर जो इस समय की ताजा तरीन सोच है और जो करने वाले लोग
दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हैं, उनमें से अनेक भारतीय भी हैं, यानी वो प्रवासी भारतीय हैं। उनके लेखे भारतीय सभ्यता क्या है? हम और आप तो जानते ही हैं कि हमारी सभ्यता आरंभ से ही बहुल है। उसमें कुछ भी देर तक एक वचन नहीं रहता और जल्दी ही बहुवचन में बदल जाता है। चाहे देवता हो, चाहे पवित्र ग्रंथ हो, चाहे दर्शन हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे महाकाव्य हो, चाहे भाषाएं हो, चाहे पहरावा हो, चाहे भोजन हो, चाहे रीति रिवाज हो, सब में जो एक अदम्य और विराट बहुलता है, असमाप्य बहुलता है, उसको आज इतिहास के इन नए निर्माताओं से खतरा है। जैसे इस देश में इस समय संविधान के नाम पर संविधान को, लोकतंत्र की दुहाई देकर लोकतंत्र को, स्वतंत्रता का दावा करके स्वतंत्रता को दमित या विकृत किया जा रहा है। ठीक उसी तरह इतिहास के नाम पर इतिहास को विकृत करने का एक विराट प्रयत्न चल रहा है। ये रिपोर्ट एक चेतावनी भी है और एक बौद्धिक उपकरण भी कि हम उसमें दिए गए तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास की इन विकृतियों का प्रतिरोध कर सके। सुपरिचित कथाकार एवं संपादक अखिलेश की नई पुस्तक अक्स एक तरह से तो उनके संस्मरणों का संकलन है, मगर ये पारंपरिक संस्मरणात्मक लेखन भी नहीं है। इसमें लेखक के जीवन के अनुभव हैं, उसका समय है और उसके जीवन में आए महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़े दिलचस्प संस्मरण भी हैं। तो आइए अखिलेश से बात करते हैं उनकी इस नई पुस्तक अक्स पर। अखिलेश जी, ताना बाना में आपका स्वागत है। स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि आखिरकार ये अक्स किसका है? आपका यानी लेखक का, आपके समय का, या फिर ये अक्स बहुत सारे ऐसे लोगों का है जो आपके जीवन में आए, जिनसे आप मुतासिर हुए, जिनसे आपने सीखा, जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया? दरअसल ये अक्स किसी एक का नहीं है। इसमें अन्य भी हैं जो हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें प्रभावित किया या जिनसे मैं प्रभावित हुआ या जिनसे मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा। उन लोगों का अक्स है। अपने समय का भी अक्स है। जो टाइम इस अवधि में जिन लोगों से मिला वो तो हैं ही, लेकिन वो समय भी अक्स बन करके आया है। और जिन जगहों पर मैं रहा, मसलन मेरा सुल्तानपुर जनपद, इलाहाबाद, लखनऊ, ये शहर भी, इन शहरों का भी अक्स है। और साथ ही इन शहरों में जिन समय पर जिन वक्तों में मैं रहा, उन वक्तों का भी अक्स है। और कमोबेश खुद इसमें जो जिसने लिखा यानी कि मेरा अपना भी अक्स है। तो एक कलेक्टिव अक्स आप इसे कह सकते हैं कि एक सामूहिक छवियां इस पुस्तक में उपस्थित हुई हैं। जी, इस अक्स में बहुत सारे अक्स हैं, जैसा कि आपने बताया। कुछ अक्स बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और उनको आपने काफी विस्तार से लिखा भी है। अगर शहरों का जिक्र करें तो इलाहाबाद को आप बहुत ऐसा लगता है कि शिद्दत से जी रहे थे। इलाहाबाद आपके उस पूरे पीरियड में तो हावी था ही आप पर, वो आपके साथ साथ भी रहा है। तो इलाहाबाद, लखनऊ, फिर मलिकपुर, कादीपुर, सुल्तानपुर, ये 3-4 कस्बे या शहर या अर्ध शहर, और फिर ये बड़े शहर, महानगर कह लें, ये शहरों के कोलाज को
आप किस तरह से अपने जीवन में देखते हैं? मुझे लगता है, देखिए, मैंने इसी में एक अध्याय है भूगोल की कला। मेरा मानना है कि एक लेखक या कहें किसी भी इंसान के जीवन में हम लोग ये सोचते हैं कि लोग हमें प्रभावित करते हैं या बड़े लोग ही हमें प्रभावित करते हैं या उन्हीं का हमारे जीवन में अवदान है, लेकिन दरअसल हम जो होते हैं वो तमाम सारे साधारण लोगों के समुच्चय होते हैं। हाँ, हाँ, हम जो होते हैं तमाम सारे लोगों से मिल करके बने हुए होते हैं। तो लेकिन व्यक्तियों का ही नहीं, जगहों का भी अपनी एक भूमिका होती है हमारे निर्माण में। और ये जगहें मेरे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग हो सकती हैं। इन मेरे जीवन में मेरा गांव मलिकपुर नोनरा, कस्बा कादीपुर जहां मेरा बचपन बीता, सुल्तानपुर जहां मेरा किशोर काल बीता, और युवावस्था जो इलाहाबाद में मेरी बीती, और उसके बाद लखनऊ आ गया मैं। तो इन जगह मुझे लगता है कि जगहें भी आपको बनाती हैं, क्योंकि वो जगहें केवल ऐसा नहीं होता है, वो आपका जीव द्रव्य होती हैं, उसमें आप सीखते हैं। हर जगह की अपनी एक संस्कृति होती है, एक स्थानिकता होती है, और वो चहल पहल होती है, वो मिल करके आपके व्यक्तित्व का ताना बाना तैयार करती हैं। तो मेरा भी, जैसे आपने इलाहाबाद का लिया, कहा कि इलाहाबाद उसमें काफ़ी आया है, तो इलाहाबाद इसलिए भी, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, कादीपुर, इसलिए ये ज़्यादा मेरे जीवन में उभरते हैं या मुझे याद आते हैं, या उनका अक्स मेरे चेतना पर है, क्योंकि तब दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह था, ये ज़्यादा स्पेस था, उसमें ज़्यादा खाली था हमारी आत्मा। तो वो हर व्यक्ति, मेरे ही जीवन में नहीं, किसी के जीवन में जो यादें होती हैं वो पुराने वक्त की अधिक उसको उद्वेलित करती हैं, उसका बचपन, उसका यौवन, ये अधिक उसे याद आता है। और ख़ास तौर पर जब वो उम्र उसकी थोड़ी एक ज़्यादा बीत चुकी होती है, एक उस पड़ाव पर आता है, तो हर व्यक्ति को याद आती है। जी, तो मेरे साथ भी अखिलेश ऐसा रहा। जी, अखिलेश जी, इसमें 3 ऐसी शख्सियत हैं जिन पर आपने काफ़ी विस्तार से दिल खोल कर लिखा है। एक डीपीटी हैं, देवी प्रसाद त्रिपाठी, जाने-माने पॉलिटिशियन थे, विद्वान व्यक्ति थे। दूसरे रवींद्र कालिया हैं और तीसरे वीरेंद्र यादव हैं। आवाज़ थोड़ी मैं चाहता हूँ कि एक-एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा-थोड़ा आप बताएँ। पहले डीपीटी के बारे में। जी। आवाज़ थोड़ी आपकी आ नहीं रही थी, फिर जी। से सवाल आप दोहरा दें। जी, 3 शख्सियतें। मैंने इस किताब में 3 प्रमुख लोगों के विवरण ज़्यादा विस्तार से देखे, जिनके बारे में आपने दिल खोल कर लिखा है, काफ़ी विस्तार से लिखा है। एक तो देवी प्रसाद त्रिपाठी हैं, जाने-माने पॉलिटिशियन थे, जी, विद्वान व्यक्ति थे। दूसरे रवींद्र कालिया हैं और तीसरे वीरेंद्र यादव हैं। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों के बारे में आप बारी-बारी से थोड़ा बताएँ कि वो कैसे आपके जीवन से इस कदर जुड़े हुए थे कि आप उनसे जुड़े हुए थे कि आप उनको इतना गहराई से महसूस करते हैं और इतना विस्तार से उनके बारे में लिखा है। पहले डीपीटी। डीपीटी, और मेरे ख्याल से जो क्रम अगर मैं भी बनाता तो उसमें सबसे पहले डीपीटी आते हैं, इसलिए कि डीपीटी मेरे बचपन से मैं उनसे परिचित हूँ। मेरे बड़े भाई के साथ वो पढ़ते थे और हम दोनों एक ही गांव के थे। मलिकपुर नोनरा गांव उनका भी था, उनका मेरा भी गांव वही है। और उनके पिता हमारे गांव के प्रधान हुए, बाद में उनके बड़े भाई हमारे गांव के प्रधान हुए। और पहले ये व्यवस्था होती थी कि मेरे बड़े भाई और वो कादीपुर के नेशनल इंटर कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, तो साथ साथ तैयारी भी होती थी। पहले सेंटर जो लगते थे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, वो किसी दूसरे कस्बे में लगते थे, तो सुबह सुबह जाना होता था। 21 से मेरे बड़े भाई और डीपीटी जाते थे, और उनका एक मिथक था कि बहुत तेज हैं पढ़ने में, और बहुत काबिल हैं, उनको बड़ी जल्दी चीज़ें याद आ जाती, जैसे कोई किताब पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में छप जाती है वो किताब पूरी की पूरी। तो मेरे घर आते थे, मैं बड़े कौतुक से उनको देखा करता था। और
फिर उसके बाद बहुत लंबा वक्त बीता और मेरा उनसे कोई परिचय ख़त्म हो गया, चूँकि वो फिर JNU चले गए पढ़ने, इलाहाबाद चले गए, JNU चले गए। और बहुत बाद में जा कर के जब वो मैं SFI में आया तो SFI की कॉन्फ्रेंस थी, मैं इलाहाबाद गया स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे मिला। फिर मैं एडमिशन लेने इलाहाबाद गया तो ये था कि उन्होंने सेशन बीत चुका था, मैं कादीपुर का विद्यार्थी था, अरे सुल्तानपुर में, और वहाँ पर नकल वगैरह की वजह से वो पूरा साल रिजल्ट रोक दिया गया। तो साल खराब ना हो तो ये हुआ कि इलाहाबाद में जो है वो एडमिशन हो सकता है, वहाँ पर अभी लेट सेशन चल रहा है। तो मैं गया तो बीत चुका था, त्रिपाठी जी से मिला, उन्होंने एडमिशन कराया। फिर हम लोग एक ही बिल्डिंग में, मतलब वो एक फ्लैट में वो रहते थे, एक कमरे में मैं, वो सारा वृत्तांत इस किताब में आया हुआ है। जी क्या वो पार्टी ऑफिस भी था CPM का, वो पार्टी ऑफिस भी था, वो कैसे कब्जे में आया, कैसे ये सब मुक्त मेरे ख्याल कराया और कैसे फिर उस पर काबिज हुए। जी वो सब पढ़ने में ज्यादा दिलचस्प लगेगा। तो उनसे मेरा साथ बहुत गहरा रहा, जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कालक्रमानुसार वो सबसे पहले प्रमुख शख्सियतों में जो बाद में प्रमुख शख्सियत हुए, और जब वो नहीं हुए थे तब भी जी उनमें विलक्षणताएं अद्भुत थी। तो उनसे मेरा परिचय हुआ और बना रहा, लगातार बना रहा। वो पूछते भी रहते थे, बस बचपन में मैं घबराता था वो पढ़ाई की बात, चूंकि वो बड़े तेज थे पढ़ने में, तो पढ़ाई की बात पूछते रहते थे तो मैं भगा करता था उनसे। लेकिन जब एक विचारधारा मिल गई, सारी चीज़ें हो गई, मैं भी लेखक हो गया, तो फिर खूब बातचीत उनसे होती रहती थी। और दिल्ली जाता था फिर भी वहाँ, या वो भी यहाँ अक्सर आते थे। तो उनकी बड़ी यादें हैं, उनमें बड़ी एक, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि एक जी इतनी विलक्षण अखिलेश जी। था जी जी, जितनी निर्ममता से अपने को जी नष्ट भी किया, तबाह किया, वो बड़ा पैथेटिक है। तो ये सब चीज़ें उस किताब में आई हुई हैं। और उसके बाद कालिया जी का मैं जी बताना चाहूँगा। इलाहाबाद कालिया जी मेरे लिए, मतलब मैं संयोग से उनसे मुलाकात हो गई थी। वो भी, वो संयोग क्या था ये वृत्तांत भी किताब में है। फिर उनसे सीखा। मैं तो कस्बे का था, छोटी जगह का था, बहुत प्रभाव साहित्य के बारे में उतना नहीं जानता था, लेकिन वहाँ रह करके फिर बड़ा उनका स्नेह भी मिला, ममता कालिया जी का बहुत सीखा भी। और वो सिखाने के शिल्प में इलाहाबाद में चीज़ें नहीं होती थी, बस झगड़े फसाद, अफवाहें और दिलचस्प बातें, और उसी के बीच वो मज़ेदार बातों के बीच ही गंभीर बातें हो जाती थी। और एक स्कूलिंग थी। मुझे लगता है कि जो मेरा निर्माण हुआ उसमें इलाहाबाद का सूद का पास काफ़ी है। और जी फिर लखनऊ रविंद्र आया, कालिया तीसरा एक शहर जिसमें अभी बहुत ही तक हूँ। दिलचस्प चरित्र। जी 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 जी। और उसके बाद जब रविंद्र जी लखनऊ आ गया बड़े तो दिलचस्प, और वीरेन जी ममता मेरा, कालिया। जी 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 हाँ, आप तो अपनी उसके बात। बाद लखनऊ आ गया मैं। तो लखनऊ में जहाँ मेरा दफ्तर था, संयोग से वीरेन जी का भी दफ्तर बहुत पास में था, और मैं हिंदी संस्थान में आया यहाँ काम करने के लिए। और जब मैं रहने लगा लखनऊ में तो उनका घर भी हमारे इलाके में था, इंदिरा नगर में हम दोनों रहते थे। और तो लेकिन इंदिरा नगर में आने के पहले ही कुछ ऐसा बनी बात जो है उनसे दोस्ती की। मेरे तो अग्रज हैं, लेकिन मेरी इलाहाबाद की ट्रेनिंग थी, कोई अग्रज सब बराबर होते हैं, तो मैं मुफट भी था और लगभग इक्वल लेवल पे, जैसे हम उम्र दो दोस्त मिलते हैं। लेकिन उनका सम्मान मेरे मन में बहुत था, है और रहेगा भी, ऐसा क्या है। तो उनसे मेरी खूब बातें, दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर मेरी उनसे बातें होती रहीं, और अभी भी होती हैं। अब फ़ोन पर ज़्यादा होती हैं, पहले हम लोग मिलते भी थे, फ़ोन की व्यवस्था तो उतनी थी नहीं, तो मिलजुल कभी काफ़ी हाउस, उससे मुद्रा जी भी आ जाते थे, तो मुद्रा जी के साथ भी उनके बड़े झगड़े, वीरेन जी का। और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे संबंधों में आज तक वीरेन जी का कोई तनाव नहीं हुआ। नहीं तो वो एक ऐसे हैं कि अपने बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अपनी मतलब अपनी सैद्धांतिकी के विरुद्ध जो है वो।
और मुद्रा जी से उनकी बड़ी लड़ाइयाँ, उससे जब मुद्रा जी का जो अध्याय है उसमें मैंने इनके तनाव का, लेकिन मुद्रा जी भी बड़े उदार थे। वो आज झगड़ा हो रहा है, कल आप इनके दफ्तर में हाजिर, या मेरे भी झगड़े हुए मुद्रा जी से, तो मुद्रा राक्षस जी से झगड़े होते थे। वह उस समय लगता था कि अब सब जिंदगी भर के लिए बोलचाल बंद, लेकिन उनकी उदारता थी, महानता थी कि अगले दिन जैसे कोई घटित ही ना हुआ हो, ऐसे प्रेम से, ऐसे स्नेह से वो हम लोग को पुकारते थे और मिलते थे। तो बड़ा सुंदर वक्त लखनऊ में भी बीता और इलाहाबाद में भी, हर जगह मुझे विरूपताएं तो जीवन में होती हैं, संघर्ष होते हैं, लेकिन संघर्ष आपके निजी होते हैं, किसी खास वजह से आपको संघर्ष करना पड़ता है जो कि कारण सामाजिक होता है, लेकिन जो सुख और आनंद होता है वो बहुत सामूहिक होता है। सब मिलजुल करके आपके खुशी का निर्माण करते हैं, आपको खुशी प्रदान करते हैं। जी मुकेश जी। अखिलेश जी, लेखन की दुनिया में इस तरह के लेखन को किस तरह से देखना चाहिए? आमतौर पर इस तरह की अनौपचारिक चीजें हमें साहित्य में कम मिलती हैं। अगर किसी व्यक्ति के बारे में लिखा भी जाता है तो बहुत सारी चीजें जिनका जिक्र आपने किया है वो छूट जाती हैं, लोग नहीं उनका जिक्र करते हैं, या फिर बहुत ही औपचारिक ढंग से सारी चीजें आती हैं। तो ये जो हिंदी साहित्य का अनौपचारिक इतिहास कहें अगर इसको, उस तरह से देखा जाए तो इसकी जरूरत और महत्व को किस तरह से आंकना चाहिए? देखिए, जो ये एक नज़र से ये कहा जा सकता है कि ये बहुत निजी प्रसंग हैं और निजता का साहित्य में क्या स्थान है, लेकिन ये एक सामंती अवधारणा है कि निजता का व्यक्ति और समाज के जीवन में निजत्व का कोई मूल्य नहीं होता है। इसीलिए आप देखें कि व्यक्ति की कोई भूमिका सामंती समाज जो है वो स्वीकार नहीं करता था, जो है उस, तो हमारा पूरा जो पुराना काव्य है, अगर आप देखें, चूंकि हमारे यहाँ मॉडर्निटी की निर्मित नहीं हुई थी, आधुनिकता का निर्माण नहीं हुआ था उस दौर में, तो इतने बड़े बड़े हमारे पोएट हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर हम जानना चाहें, उनकी पैदाइश तक के बारे में हमें नहीं पता होता है। और वो माना गया कि जैसे निज का वर्णन जो है ये साहित्य विरोधी, और उसको मार्क्सवाद एक वो अजीब चीज थी कि एक तरफ सामंतवाद भी उसको निषिद्ध मानता था और प्रगतिशीलता भी उसको जो है बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती थी। लेकिन जो हमारी अस्मिताएं जब आगे आई, वो उन्होंने हिम्मत किया, स्त्रियों ने अपनी दास्तानें बताई और अपना दुख कहने का, अपना सुख दुख बयान करने को कोई गर्हित काम नहीं रह गया। आदिवासियों ने, दलितों ने और अल्पसंख्यकों ने जब अपनी अपनी तकलीफें, अपने अपने सुख, अपने अपने दुख वर्णन करना शुरू किया तो इन चीज़ों को एक मान्यता मिली, और मुझे लगता है मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानते हैं कि हर चीज का के पीछे एक सामाजिक कारण होता है, सामाजिक वास्तविकता ही निजी वास्तविकता का कमोबेश उसका प्रेशर रहता है, उसका दबाव रहता है, तो कोई निजत्व के जरिए हम समाज को समझ सकते हैं उसी प्रक्रिया के साथ जैसे कि हम समाज के जरिए किसी व्यक्ति के रेशे को खोलते हैं। तो ये चीजें अब सम्मान पाने लगी हैं, पहले वाली बात नहीं रही। और मैंने जब इस किताब को लिखा तो मेरे लिए जब व्यक्ति होता है, केवल कुछ घटनाओं का संस्मरण लिखना या किसी के बारे में लिखना या किसी जगह के बारे में लिखना, मात्र उसकी विशेषताओं का वर्णन करने तक मैंने अपने को महदूद नहीं रखा। मेरे लिए कुछ सच्चाइयाँ थी, जैसे जैसे आप कथा साहित्य में कविता लिखते हैं तो दिखते हुए यथार्थ के भीतर, दिखती हुई घटना या घटनाओं के भीतर आपको कोई एक अनछुपी बात कहनी होती है, या आप उसको उद्घाटित करते करते कोई अन्य चीज को उद्घाटित कर जाते हैं। तो अन्य जो है वह भी मेरे दिमाग में हमेशा रहा। जैसे मान लीजिए कालिया जी पर मैंने लिखा, तो यह मान बहादुर सिंह की हत्या पर लिखा, तो जितनी वो एक निजी एक व्यक्ति की हत्या थी, एक व्यक्ति की मृत्यु थी, लेकिन कैसे वह एक व्यक्ति की जब हजारों की भीड़ के सामने मान बहादुर सिंह की हत्या होती है तो वह एक व्यक्ति की मृत्यु और हत्या नहीं रह जाती है, बल्कि एक सोशल डेथ बन जाती है। हमारे समाज में जो मनुष्यता होनी चाहिए, जो एक साहस होना चाहिए, उस साहस की भी मृत्यु की दास्तान मैं कहना चाहता था। मैं कह पाया या नहीं कह पाया ये एक अलग बात है, ये कितनी सांद्रता से कह पाया। या
ये श्रीलाल शुक्ल पर जब मैंने लिखा तो श्रीलाल शुक्ल एक तरफ जीवन रस में गहरे धंसे हुए इंसान थे, लेकिन दूसरी तरफ उनमें एक गहरा वैराग्य भाव भी इन सब चीजों के प्रति हो जाता था। तो मुझे बड़ा आकर्षित करती थी ये चीज कि एक तरफ बड़ा गहरा रस भी जीवन का पूरा जैसे गालिब की तरह उसको मतलब अंतिम बूंद तक निचोड़ भी लेना चाहते थे उस सुख को, रस को जीवन के, लेकिन दूसरी तरफ उनमें एक पार्थक्य भी था। जब चाहते थे उसके प्रति एक वैराग्य भाव श्रीलाल शुक्ल में आ जाता था। तो ये उस चीज को डिकोड करना, मेरे लिए किसी व्यक्ति पर लिखना ये एक सत्य को डिकोड करना, यानी जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसके पार भी जाना क्या छुपा हुआ है उसको लाना। और समय तो बगैर समय के कोई ट्रेनिंग, लिखने की कोई मेरी ट्रेनिंग नहीं रही, तो मैं समय को हर जगह रिकॉर्ड करना चाहता था। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपको बधाई इस किताब के लिए। और मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस किताब को जरूर पढ़ें, उनको आनंद आएगा। उस दौर में क्या कुछ घट रहा था साहित्यकारों के बीच और जो साहित्य के केंद्र थे वहाँ की हलचलें कैसी थी, उसको जानना, समझना और उस दौरान लेखकों का बनना, साहित्य का रचा जाना, ये सारा कुछ आप इस किताब में देख पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। धन्यवाद मुकेश जी, वो आपने बुलाया सत्यहिंदी.com पर और कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।